Hey guys, so we are starting with the lecture number 2 of self-paced online module corporate and economic laws। तो पहले जो लेक्चर हुआ था फर्स्ट लेक्चर, उसमें बेसिक जितना भी कॉन्सेप्ट्स है वो हमने कवर कर लिया था। अब जो है वो हम दूसरे लेक्चर की ओर बढ़ चले हैं। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो भी आगे का आने वाले इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जैसे सेक्शन नंबर 164 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वॉच द फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद आप ये लेक्चर देखना। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन नंबर 164। सेक्शन नंबर 164 टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर। तो अगर कोई भी कंपनी में डायरेक्टर बन गया है लेकिन बना नहीं, बनने से पहले जब वो कंपनी में एंटर करेगा उस समय ये कंडीशंस को चेक किया जाता है कि कहीं आप डिसक्वालिफाइड तो नहीं है टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। So basically what I am talking about, if this is the entry point of your company, you are entering into the company. So basically when you are entering into the company will make sure that you are not disqualified। आपको किसी सेक्शन के इस सेक्शन के तहत रोका तो नहीं जा रहा है डायरेक्टर बनने से, ये देखा जाएगा। कहीं आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, कौन से सेक्शन को चेक किया जाएगा? सेक्शन नंबर 164। सो जब आप पी ओ ई पीओई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ एंट्री। जब आप कंपनी में एंटर करते हैं तो सबसे पहले इसी सेक्शन को चेक करा जाता है जिसका नाम है सेक्शन नंबर 164(1) डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर। तो पढ़ते हैं हम लोग कि कौन कौन से कंडीशंस है जिसको अगर आप अट्रैक्ट कर जाते हैं, किसी एक को भी अट्रैक्ट कर गए तो आप डिस्क्वालिफाइड है टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलायंस कंपनी के अंदर जा रहे हैं तो ये देखा जाएगा सेक्शन नंबर 164 का कोई भी प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल ना हो। अगर एक भी प्रोविजन आपके ऊपर अट्रैक्ट कर गया, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच रिलायंस आपको डायरेक्टर नहीं बनाएगा। तो चलिए समझते हैं। तो सेक्शन नंबर 164 दो चीज में तोड़ा गया है। पहला है 164(1), सेकंड आपका है 164(2)। दोनों सेक्शंस को कवर करेंगे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा दोनों ही एक ही सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन नंबर 164। दो में डिवाइडेड है, 164(1), 164(2)। और ये कब चेक करा जाएगा इस सेक्शन को? जब आप कंपनी में घुस रहे हैं, ये सेक्शन जरूर देखा जाएगा कि कहीं आप डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। चलिए, तो बेसिकली एक बैकग्राउंड है सबसे पहले। ये प्रॉपर सेक्शन नहीं है, पहले एक बैकग्राउंड है। तो इट सेट्स आउट द ग्राउंड वेयर अ पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताता है जिस पॉइंट्स को अगर आप सेटिस्फाई कर जाते हैं तो आप डायरेक्टर से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आप उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। यही बात है। सबसे पहले इस सेक्शन में से सब तो ये हमारे ग्राउंड्स बताता है, यानी हमें वो सारे पॉइंट्स बताता है जिसको अगर आप सेटिस्फाई कर जाते हैं किसी एक को भी, देन यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। और देखिए, देयर आर वेरियस पॉइंट्स कवर्ड अंडर दिस सेक्शन विच एक्सप्लेन इफ द डायरेक्टर इज फाउंड हैविंग अट्रैक्टेड दीज पॉइंट्स देन ही इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। तो क्या आप अगर मान लीजिए कोई भी 5 पॉइंट है, 5 में से अगर आपने एक पॉइंट भी सेटिस्फाई कर दिया किसी गलती से भी किसी को, तो इन केस अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। 164(1) हमें वो सारे पॉइंट्स के बारे में बताता है कि कौन कौन से पॉइंट्स है जिनमें से अगर एक को भी सेटिस्फाई कर गए, डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफिकेशन का जो टैग है वो आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, एंड यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द कंपनी। आप कंपनी में नहीं घुस सकते क्योंकि आप डिस्क्वालिफाइड हैं। कैसे? या तो ये सेक्शन लग जाएगा या ये लग जाएगा। 164(1) एप्लीकेबल हो जाएगा या 164(2) एप्लीकेबल हो जाएगा। वैसे 164(2) आपकी गलती नहीं है, कंपनी की गलती होती है। देखिए कैसे। इट्स 164(2) में लिखा है इफ इट सेट आउट सम फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द कंपनी which if they defaulted makes the director ineligible to become director in the company। यानी कि कुछ ऐसे कंपनी के पास ना, बेसिकली कंपनी का कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, अगर वो कंपनी कंप्लीट कर लेता है तो उस कंपनी के डायरेक्टर आप रहेंगे। लेकिन अगर डिस्क्वालीफाई तब हो जाएंगे जब वो फॉर्मेलिटीज पूरे नहीं हुई, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, यू आर डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। तो हमने एक बैकग्राउंड दिया आपको कि सेक्शन नंबर 164 किसके बारे में बात करता है। 164 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर, कि कब कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो उस कंपनी में घुस नहीं पाएगा। और ये सेक्शन को कब चेक किया जाता है? जब आप कंपनी में एंटर करते हैं, कंपनी के एंटरिंग के समय। This section is we are going to check this entry at the point of entry. When you are entering into the company, I am going to check section number 164, which basically talks about whether you are disqualified or a qualified director. So in that case, we will be covering both the sections. पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 164(1). देखिए,
सेक्शन नंबर 164 ये रहा। सेक्शन नंबर 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। इसमें हमने दो पढ़ा कि 164 1 है और 164 2 है। अब ये ओरिजिनल सेक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी तक तो बैकग्राउंड था। 164 1 में आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि सेक्शन के अंदर होने क्या वाला है। बेयर एक्ट तो हम लोग का तरीका क्या था, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में भी समझाया था कि बेयर एक्ट हम लेफ्ट साइड साइड में रखे हैं, राइट हैंड साइड में हम कीवर्ड्स को रखे हैं। कीवर्ड्स को हम रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। तो अगर आपको प्रॉपर बेयर एक्ट पढ़ना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो, लेकिन अगर आपको कीवर्ड्स पढ़ना है तो आप राइट हैंड साइड से पढ़ो। लेकिन ध्यान रखना कि एग्जाम में कीवर्ड्स ही काम आएगा, बेयर एक्ट पूरा पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि इन द 1.5 डेज यू 1.5 तो नहीं, बट इन MCQ exam, you need proper keywords. Please focus on the keywords. And the Bayer Act we also going to study in the class so that तुमको कोई दिक्कत ना हो। आओ पढ़ते हैं। बेयर एक्ट में हमने पढ़ने जा रहे हैं 164 1। सबसे पहले लिखा है पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कि एक पर्सन किसी भी कंपनी में एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि वो कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डायरेक्टर। वाई? यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए लिखा है अ कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी? अ कंपनी मीन्स ऑल द कंपनीज। अगर आप 5 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने को जा रहे हैं और अगर डिस्क्वालिफिकेशन का कोई एक भी कंडीशन अट्रैक्ट हो गया, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते पांचों के पांचों कंपनीज में। वही लिखा हुआ है, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन ऑल कंपनीज। अ कंपनी मीन ऑल कंपनीज। देखिए व्हाट यू मीन बाय अ कंपनी? अ कंपनी मीन ऑल कंपनीज। एंड व्हाट यू मीन बाय अ पर्सन? पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल्स। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि डायरेक्टर एक इंडिविजुअल ही अपॉइंट हो सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई एसोसिएशन, कोई LLP वो तो अपॉइंट हो नहीं सकता एज अ डायरेक्टर। तो अगर आप जा रहे हैं किसी पर्सन या किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए, इसका मतलब आप एक इंडिविजुअल है। और आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, मे बी आप प्राइवेट कंपनी में जा रहे हैं, पब्लिक कंपनी में जा रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी में जा रहे हैं डायरेक्टर बनने के लिए, तो उस केस में अगर कोई भी पॉइंट अट्रैक्ट हो गया, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। याद रखिएगा। अ कंपनी का मतलब समझ में आया? अ कंपनी का मतलब क्या होता है? ऑल द कंपनीज। सारी की सारी कंपनीज कवर हो जा रही है, यानी कि प्राइवेट कंपनी के अंदर भी अगर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं क्या इस सेक्शन के थ्रू? हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर क्या इस सेक्शन के थ्रू डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो वही लिखा है, अ कंपनी मीन ऑल कंपनी। पर्सन का मतलब होता है इंडिविजुअल्स। आगे, अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, यानी कि आप थोड़े से क्या बोल सकते हैं कि आप अपने सेंसेस में नहीं हैं, आप उतना प्रॉपरली बिहेव नहीं कर पाते हैं, आप देखा जाए तो आप एक पागल किस्म के हैं, यानी कि बिल्कुल ही आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको बोला जाता है अनसाउंड माइंड। तो अगर आप सबसे पहला पॉइंट यही है, 164 पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा 164 1 पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि हम लोग 164 1 पढ़ रहे हैं। 164 1 ए पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लोग, कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं और ये चीज डिक्लेयर की गई है एक कोर्ट के थ्रू कि भैया आप अनसाउंड माइंड के हैं, तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में आप डिस्क्वालिफाइड हैं, आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्योंकि आप डिसीजन कैसे लेंगे अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं? तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। हाउ यू आर गोइंग टू बी अ डायरेक्टर इन आवर कंपनी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन ऑल द कंपनीज। सारी की सारी कंपनी में सीधा सा बात है, अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं तो आप उसी कंपनी में डायरेक्टर क्या किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो वही चीज लिखा है कि इफ यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड एंड दिस हैज बीन प्रॉपरली डिक्लेयर्ड by a competent court, तो you are disqualified to become a director in the company। सेम चीज यहाँ पे लिखा है। ओके, तो सबसे पहला क्लॉज हमने पढ़ा कि अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं और ये चीज डिक्लेयर की गई है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, देन इन सच अ केस यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। बी पॉइंट पढ़िए, अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब समझिए। सबसे पहला वर्ड क्या आता है? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब तब क्या होता है कि अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाती है, एसेट्स कम हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। अब अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है? देखिए कीवर्ड्स को देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए 15 फरवरी 2023 को आपने अप्लाई किया है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। एक मिनट में इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। ओके, डोंट वरी, मैं इसको पूरा अच्छे से क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं तो। ओके, देखिए 15 फरवरी 2023 को आपने अप्लाई किया है कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दो। एक्चुअल में कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है कि मेरे को इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दो, क्योंकि आई एम एन इंसॉल्वेंट, मेरी लाइबिलिटीज ज़्यादा है, मेरे पास एसेट्स कम है, हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव। तो एज रिजल्ट ऑफ विच आई अप्लाइड ऑन दी कोर्ट। कब अप्लाई किया आपने? 15 फरवरी 2023 को। 15 अप्रैल 2023 को कोर्ट भी देख रहा है कि आपके एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो वो अपने एसेट्स को आपके सेल ऑफ करना स्टार्ट करेगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट स्टार्ट करेगा। इसमें कुछ उसको टाइम भी लगेगा। फाइनली 15/4/2025 को देखा गया डेट आप
इंसॉल्वेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके सारे एसेट्स बेच दिए गए, आपकी सारी लायबिलिटीज को सेटल कर दिया गया, सरकार ने सेटल कर दिया, और फाइनली आपके ऊपर जो टैग लगा हुआ था कि आप एक इंसॉल्वेंट है, वो टैग आपके ऊपर से हटा दिया गया। इसका मतलब है यहाँ पे आप इंसॉल्वेंट नहीं रहे, क्योंकि आपको देखना है सी 15/4/2025 को, अभी वो फिर से समझा रहे, देखिए 15 फरवरी 2023 को आप अप्लाई किए कोर्ट में, मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। 15 फरवरी 2023 तक कोर्ट भी देख रहा है कि हाँ भाई इसके एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, प्रोसेस चालू हुआ, धीरे धीरे सब कुछ सेटलमेंट चालू हुआ, और फाइनली 15 अप्रैल 2023 सॉरी 25 को आपके ऊपर से ये टैग हटा दिया गया। कौन सा टैग? इंसॉल्वेंसी वाला जो टैग है वो हटा दिया गया। इसका मतलब भैया आप इंसॉल्वेंट नहीं हो, यू आर फ्री, मतलब यू आर डिस्चार्ज सॉल्वेंट बेसिकली। तो यहाँ पे 15 अप्रैल 2025 को क्या बोला जाएगा? यू आर अ डिस्चार्ज सॉल्वेंट, क्योंकि अब आप इंसॉल्वेंट तो हैं, सॉरी डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो अब आप इंसॉल्वेंट तो रहे ही नहीं, आप डिस्चार्ज हो गए, तो वही चीज है। तो 15 अप्रैल 2025 को यू आर सेड टू बी इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। लेकिन यहाँ वर्ड क्या है? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? अनडिस्चार्ज का मतलब होता है आपके ऊपर से इंसॉल्वेंसी का टैग हटाया ही नहीं गया है अभी तक। कौन कौन से ऐसे पॉइंट है? तो क्या ये देखिए 15 फरवरी 2023 को जब मैंने कोर्ट में अप्लाई किया था कि मैं इंसॉल्वेंट बनना चाहता हूँ, कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, तो मेरा सारा प्रोसेस कैरी ऑन करो, क्या उस समय मैं इंसॉल्वेंट हूँ? बिल्कुल। तो इसको क्या बोलेंगे? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अच्छा, 15 अप्रैल 2023 को इसमें कोर्ट प्रोसेस चालू कर रहा है, एसेट्स बेच रहा है, लायबिलिटीज को सेटल कर रहा है। इस पॉइंट पे भी क्या मैं डिस्चार्ज इंसॉल्व क्या इस पॉइंट पे भी मैं इंसॉल्वेंट हूँ? बिल्कुल, क्योंकि मेरे ऊपर से टैग ऑफ इंसॉल्वेंसी अभी तक हटाया ही नहीं गया है। वो कब हटाया गया? 15 अप्रैल 2025 को हटाया गया है। यहाँ पे भी मेरे ऊपर से टैग नहीं हटाया गया, तो यहाँ पे भी हम क्या माने जाएंगे? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो वही अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? जब मैंने अप्लाई किया कोर्ट के अंदर, मेरा एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, वहां पे भी हम इंसॉल्वेंट माने जाएंगे। जब गवर्नमेंट प्रोसेस कैरी ऑन कर रहा है तो भी, या कोर्ट जो भी है प्रोसेस कैरी ऑन कर रहा है तब भी हम इंसॉल्वेंट है। लेकिन इस पॉइंट पे 15 अप्रैल 2025 पे मेरे ऊपर से वो टैग हटा दिया गया। इसका मतलब हम इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाता है डिस्चार्ज सॉल्वेंट। तो 15 अप्रैल 2025 को क्या माना जाएगा? यू आर अ डिस्चार्ज सॉल्वेंट। ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्टर के लिए, आप तो आप कंपनी में डायरेक्टर तो बन नहीं पाएंगे। कब नहीं बन पाएंगे? जब आप एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। इसका मतलब इस पॉइंट पे आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। 15 अप्रैल 2023 को भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे भी आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। लेकिन 15 अप्रैल 2025 के बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा कि भैया आपके ऊपर से वो टैग हटा दिया गया है, नाउ यू आर सॉल्वेंट। तो इन सच ए केस, उस केस में फिर आप डायरेक्टर बन पाएंगे। लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। फिलहाल हम आपको ये समझाए कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का क्या मतलब होता है। एक बार इसको भी क्लीन करते हैं जल्दी से। ओके ओके ओके। ठीक है। ओके। तो इसका मतलब है हम अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट कहाँ माने जाएंगे? 15 फरवरी 2023, 15 अप्रैल 2023। इस पॉइंट पे हम अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं है, इस पॉइंट पे हम डिस्चार्ज सॉल्वेंट है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अभी तक क्या क्या पढ़े? अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं और ये चीज डिक्लेयर की गई है बाय द कोर्ट, सर यू आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन द कंपनी, हमारी कंपनी में तो डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। सेकंड पॉइंट, अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, मतलब आपकी अभी तक इंसॉल्वेंसी वाला टैग आपके ऊपर से हटाया नहीं गया है, आप डिस्क्वालिफाइड हो, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है। ये सब कहाँ पे आ रहा है? याद रखिएगा, सेक्शन 164 क्लॉज सबसेक्शन 1। आगे पढ़िए। ही ही का मतलब क्या होता है? ही मतलब होता है डायरेक्टर खुद। अगर डायरेक्टर खुद अप्लाई कर देता है कोर्ट में, उसने अप्लाई किया कोर्ट में कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, लेकिन उसका एप्लीकेशन अभी कहीं फंसा हुआ है, वो अभी भी पेंडिंग है, तो क्या हम उसको मानेंगे? तो क्या हम कंपनी में घुस जाएं एज अ डायरेक्टर? नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि आप खुद अप्लाई करें एज अ डायरेक्टर, आपने खुद अप्लाई किया किसी कोर्ट के अंदर कि मुझे क्या कर दो, डिस्क्वालीफाई कर दो, मतलब मैं सॉरी इंसॉल्वेंसी हूँ, मेरा इंसॉल्वेंट है, आई एम एन इंसॉल्वेंट। तो अगर आप खुद अप्लाई करते हैं कि मुझे इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दो, खुद मतलब होता है डायरेक्टर खुद अप्लाई कर रहा है। ही मतलब क्या? ही मतलब यहाँ पे डायरेक्टर की बात की जा रही है बेसिकली। हम किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्टर की। कि अगर डायरेक्टर खुद अप्लाई करता है कि मुझे इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दो, बट उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उस केस में क्या माना जाएगा? क्या मैं कंपनी में घुस जाऊं? नहीं, यू आर स्टिल डिस्क्वालिफाइड। जब तक एप्लीकेशन पेंडिंग है,
इवन इन दैट केस यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। आप उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते जब तक आपके ऊपर से इंसॉल्वेंसी का टैग नहीं हटता है, तब तक आप नहीं बन सकते। बट यू आर इंसॉल्वेंट, आपने खुद कोर्ट में अप्लाई किया है। अच्छा मान लीजिए मैंने कोर्ट में अप्लाई किया कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, तो मैं डिस्क्वालिफाइड हूँ, आई कांट बी अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। बट मेरे फ्रेंड ने मेरे बिहाफ में कोर्ट में अप्लाई किया टू प्रूव मी एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन, तो क्या तब भी मैं डिस्क्वालिफाइड हूँ? नो। क्यों? मुझे खुद कोर्ट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके मेरा हम डिस्क्वालिफाइड रहेंगे। अगर मेरे फ्रेंड ने मेरे बिहाफ में मेरे लिए, मेरे इंसॉल्वेंसी के लिए उसने अप्लाई कर दिया, मेरे फ्रेंड ने, तो क्या मैं डिस्क्वालिफाइड हूँ? नो, आई एम क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड। उस केस में हम कोर्ट में, कंपनी में डायरेक्टर बन जाएंगे। तो वही है, तो प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद अगर अप्लाई करिएगा कोर्ट के अंदर और आप इंसॉल्वेंसी का टैग आपके ऊपर है, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। लेकिन अगर आपके फ्रेंड ने आपके बिहाफ पे आपके लिए इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन डाला और वो एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग चल रहा है, तो क्या डायरेक्टर बन पाएंगे? आराम से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है। देखिए एग्जांपल देखिए, मिस्टर ए एक डायरेक्टर है, ठीक है। उसने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए, तो क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? बिल्कुल। एप्लीकेशन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग, बट ही अप्लाइड हिमसेल्फ। मिस्टर ए एक डायरेक्टर है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर, ही अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी एंड ही इज डिस्क्वालिफाइड। सिंपल। क्यों? क्योंकि ही का मतलब क्या होता है? ही मतलब मिस्टर ए का बात किया जा रहा है कि मिस्टर ए खुद अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल। तो क्या वो डिस्क्वालिफाइड है? यस। लेकिन मान के चलिए अगर मिस्टर बी ने अप्लाई किया मिस्टर ए के लिए, तो उस केस में एप्लीकेशन तो अभी भी पेंडिंग चल रहा है, तो उस केस में क्या मिस्टर ए क्वालिफाइड है? बिल्कुल। उस केस में मिस्टर ए क्वालिफाइड है, यानी कि मिस्टर ए डायरेक्टर बन जाएंगे कंपनी के अंदर। सिंपल सा लॉजिक यही है। अगर हम खुद अप्लाई कर दिए कोर्ट में जा करके और एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, तो हम डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन मेरे बिहाफ में किसी और ने मेरे लिए अप्लाई किया, तो हम क्वालिफाइड है टू बिकम अ डायरेक्टर। तो हम डायरेक्टर बन जाएंगे फिर कंपनी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे हम खुद अप्लाई कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर और अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, तो डिस्क्वालिफाइड है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखना। ओके, तो हमने पढ़ लिया अनसाउंड माइंड। अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं और ये कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया यू आर डिस्क्वालिफाइड। सेकंड पॉइंट, अगर आप एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, आपके ऊपर से इंसॉल्वेंसी का टैग अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, क्यों? या तो आपने अप्लाई कर दिया, कोर्ट या जो भी है गवर्नमेंट है वो प्रोसेस को कैरी ऑन कर रहा है, एसेट्स को सेल कर रहा है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहा है, और अभी तक आपका जो है इंसॉल्वेंसी का टैग अभी तक हटा नहीं है, यू आर एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। और अगर आप अप्लाई करते हैं इंसॉल्वेंट होने के लिए, आप खुद अप्लाई करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद अप्लाई करते हैं कोर्ट के अंदर कि मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, और आपका एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड ने मेरे बिहाफ में अप्लाई कर दिया है, तो आई एम क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। ओके, पॉइंट नंबर डी पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट जो है ना, ये काफी ज्यादा पूछता जाता है इंस्टीट्यूट, तो इसको डबल स्टार देना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड, सबसे पहला बात, ही मतलब डायरेक्टर की बात की जा रही है कि डायरेक्टर अगर कन्विक्टेड है, कन्विक्टेड मतलब होता है कि आप दोषी पाए गए, देखा जाए तो दोषी पाए गए, इसको कन्विक्टेड बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखे हैं हम देखिए, प्रूवन गिल्टी ऑफ लॉ को कन्विक्टेड बोला जाता है। यानी कि अगर कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि आप किसी चीज के दोषी पाए गए हैं, क्यों, मैंने क्या किया, तो देखिए अगर आप डायरेक्टर को माना गया, डायरेक्टर को देखा गया कि डायरेक्टर कन्विक्टेड है, यानी कि उसको दोषी पाया गया कोर्ट के द्वारा। इफ ही हैज बीन, ही मतलब डायरेक्टर, याद रखिएगा जहां वर्ड ही आएगा समझ जाइएगा डायरेक्टर। तो अगर डायरेक्टर कन्विक्ट हो जाता है, यानी कि दोषी पाया जाता है, किसके तहत? कोर्ट ऑफ लॉ के तहत, किसी भी ऑफेंस के लिए, यानी कि कोई भी अपराध आपने किया है, चाहे वो मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, इफ यू आर कन्विक्टेड बाय अ ऑफेंस, इफ यू आर कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस, वो अपराध आप, तो आपको क्या बोला जा रहा है कि डायरेक्टर अगर पाया जाता है दोषी कोर्ट ऑफ लॉ के तहत, कोर्ट ऑफ लॉ उसको दोषी मानता है, चाहे आपका चाहे अपने मोरल टर्पिट्यूड के तहत या किसी और चीज के तहत। मोरल टर्पिट्यूड क्या मतलब होता है? मोरल टर्पिट्यूड मतलब कुछ ऐसा आपने कर दिया विच इज अनबिलीवेबल, विच इज शॉकिंग टू द सोसाइटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोरल टर्पिट्यूड। उसके तहत मान लीजिए आपने किसी को मार दिया या ऐसे कुछ कर दिया, तो उस केस में कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको कन्विक्टेड पाया, यानी कि आपको दोषी पाया, यू आर डिस, तो इस केस में यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। वाई सर? बिकॉज यू आर कन्विक्टेड, यू हैव बीन प्रूवन द गिल्टी ऑफ लॉ इन द कोर्ट। देखिए हमने लिखा भी है, यू हैव बीन प्रूवन गिल्टी ऑफ लॉ बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, देन इट इज कॉल्ड कन्विक्टेड। आपको दोषी पाया गया है कोर्ट के द्वारा, क्यों? क्योंकि बाय बिकॉज ऑफ मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड, समथिंग दैट इज अनबिलीवेबल और समथिंग विच इज कंसाइंस टू द सोसाइटी। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है,
मोरल टर्पिट्यूड मतलब समथिंग दैट इज वेरी कंसाइंस टू द सोसाइटी, मतलब कुछ ऐसी चीज है जो सोसाइटी को हिलाकर रख दे। आपने कुछ ऐसा काम कर दिया अनबिलीवेबल, मतलब वो अच्छा काम नहीं है, वो कोई बुरा ही काम है ऑफ कोर्स। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर जाते हैं और कोर्ट आपको दोषी पाया जाता है, कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उस केस में यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। ओके। अदरवाइज, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड है देखिए, कन्विक्टेड का मतलब तो समझ में आ गया कि मेरे को दोषी पाया गया बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, मैंने कोई ना कोई तो अपराध किया है। या तो मोरल टर्पिट्यूड है। मोरल टर्पिट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल टर्पिट्यूड? समथिंग विच इज कंसाइंस टू द सोसाइटी और विच इज समथिंग विच इज इनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल बेसिकली। या फिर आपने अदरवाइज, अदरवाइज मतलब, अदरवाइज का मतलब होता है फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर आपने कोई फ्रॉड कर दिया है कंपनीज एक्ट के तहत, तो उस केस में भी यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। तो इस पॉइंट में हम लोग सीधा सीधी ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ के तहत कन्विक्टेड पाया गया, चाहे मोरल टर्पिट्यूड हो चाहे कुछ और हो, कुछ और का मतलब होता है यहाँ पे फ्रॉड, कवर फ्रॉड ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो अगर आपको दोषी पाया जाता है कंपनीज एक्ट के तहत, या फिर आपने कोई मोरल टर्पिट्यूड किया, यानी कि कुछ ऐसा काम किया जो कि सोसाइटी की नज़र में सही नहीं है, बहुत ही खराब काम किया आपने, तो उस केस में यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। आपको कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेगा, कंपनी का रेपुटेशन डाउन हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। तो यहाँ पे एक बार वापस से क्लीन कर लेते जल्दी से। ओके 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 ओके, एक मिनट, हम आपको एक एक चीज समझाएंगे, डोंट वरी, वी विल बी लर्निंग एवरीथिंग। सो यस, तो अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, भाई साहब डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, यू आर नॉट क्वालिफाइड। अगेन, आप एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंपनी, यू आर डिस्क्वालिफाइड। थर्ड पॉइंट, आपने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंट होने के लिए और आपका एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, प्लीज डिस्क्वालिफाइड। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड ने अप्लाई किया, आई एम क्वालिफाइड। ओके। डी पॉइंट, मुझे कन्विक्टेड पाया गया है, दोषी पाया गया है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, मैंने कोई अपराध किया है। अपराध कैसा है? मोरल टर्पिट्यूड है, कुछ ऐसा विच इज कंसाइंस टू द सोसाइटी, जो कि अनबिलीवेबल टू द सोसाइटी, इज कॉल्ड मोरल टर्पिट्यूड। और या फिर कोई और फ्रॉड किया, यानी कि फ्रॉड्स कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के तहत जो फ्रॉड होता है, जो कि 447 में भी आता है, उसके तहत अगर आपने मैंने कोई फ्रॉड किया है, इन सच अ केस ऑल्सो आई एम डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। ओके। और साथ ही साथ मुझे जेल भेजा गया है। जेल कितना? 6 महीने से कम का जेल नहीं होना चाहिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाली कन्विक्शन से नहीं होता है। पहला बात, मुझे कन्विक्टेड पाया गया है, दोषी पाया गया है, चाहे मैंने मोरल टर्पिट्यूड हो या कुछ और हो। कुछ और का मतलब होता है फ्रॉड्स कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। और मोरल टर्पिट्यूड भी हो सकता है। मोरल टर्पिट्यूड मतलब समथिंग विच इज कंसाइंस टू द सोसाइटी, या फिर विच इज अनबिलीवेबल, यानी कि मर्डर वगैरह आपने कुछ कर दिया है तो। और साथ ही साथ आपको जेल हुआ है, कितने साल, कितने महीने का? कम से कम 6 महीने का जेल होना चाहिए। और जेल से निकलने के बाद, तो कम से कम कितने महीने का जेल होना चाहिए? 6 महीने का। लेकिन यहाँ एंड लिखा है, कहाँ गया? ओके। एंड का क्या मतलब होता है? खाली कन्विक्शन से नहीं होगा, खाली दोषी पाए जाने से नहीं होगा, आपके खिलाफ कार्यवाही होने कर आपको जेल भी होनी चाहिए। जेल कितना महीने का? कम से कम 6 महीने का आपको जेल होना चाहिए। और जेल से निकलने, और ये लिखा है पीरियड ऑफ 5 years नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ समथिंग, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। यानी कि सिंपल बात ये है कि आपको 6 महीने से कम का जेल नहीं होना चाहिए, और जेल से निकलने के बाद 5 साल तक आप किसी भी कंपनी में यू आर डिस्क्वालिफाइड, यानी कि जेल से निकलने के 5 साल बाद तक, 5 साल तक यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे जेल स्टार्ट हुआ, मेरा जेल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मुझे 7 महीने का जेल हुआ, ठीक है। अब यहाँ मैं निकल गया, देखिए इस पॉइंट पे मैं निकल गया जेल से, तो यहाँ से 5 साल, यहाँ से 5 साल बेसिकली, ये 5 सालों तक मैं किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ध्यान रखिएगा कि आपको दोषी पाया गया, आपको जेल हुआ, जेल कम से कम कितने महीने का होना चाहिए? 6 महीने का। और जेल से निकलने के बाद 5 साल तक आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो इसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 164(1). लेकिन अभी और भी क्लॉजेज है, अभी हमने सिर्फ 5 पॉइंट्स पढ़ा है। ये 5 पॉइंट्स को रिवाइज करना जल्दी जल्दी घर में, ताकि आपको याद रहे, बुक्स खोलना और रिवाइज कर लेना। कि अगर आप, तो एक बार जल्दी से इस पॉइंट को जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। तो अगर आपको दोषी पाया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, चाहे मोरल टर्पिट्यूड हो चाहे कुछ और हो, अदरवाइज हो, अदरवाइज इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अदरवाइज? अदरवाइज बेसिकली मीन्स फ्रॉड कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। अगर आप कंपनीज एक्ट के तहत किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस गए और आपको जेल हो गया, और जेल 6 महीना तक का हुआ, और जेल से निकलने के बाद 5 साल तक आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। किसी भी कंपनी में बन सकते हैं, यानी वो बात का बात है, बट ये चीज पता है, यार यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। ठीक है। ओके। तो ये हो गया, आगे आते हैं हम लोग फिर अब।
सो एक मिनट, यस, आगे वाला कि ये भी 164 ही है, इसका और भी कुछ क्लॉजेज है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी क्ला देखो ये हमने कंटिन्यू किया अभी, ओके। सो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट नंबर डी था ना, ये हमने पॉइंट डी अभी आधा ही पढ़ा है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी है वो भी पढ़ना होगा। देखिए क्या है, लिखा है प्रोवाइडेड दैट इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर, ही शैल नॉट बी डायरेक्टर इन एनी कंपनी। बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको जेल 7 साल का हुआ है, देखिए 7 साल एक बड़ा अमाउंट मतलब बड़ा पीरियड होता है, तो अगर आपको जो जेल है वो कितने साल का हुआ है, 7 साल का हुआ है, बहुत बड़ा पीरियड है, तो 7 साल का जेल होता है या उससे ज्यादा का जेल होता है, तो आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, किसी भी छोटे कंपनी, बड़े कंपनी, मीडियम कंपनी, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर आपको जेल 7 साल का हुआ है या 7 साल से ज्यादा का हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने कीवर्ड्स में लिखा है, इफ यू आर हैविंग अ जेल ऑफ 7 years और मोर देन यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते अगर आपको जेल 7 साल का हुआ है या 7 साल से ज्यादा का हुआ है, यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन ऑल द कंपनीज। एनी कंपनी का मतलब होता है कोई भी कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, मीडियम सेक्टर, लार्ज सेक्टर, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर आप नहीं बन सकते। क्यों? आपका जेल ही 7 साल से ऊपर का हुआ है या 7 साल का हुआ है और आपको दोषी पाया गया है। अब ये नहीं बोला गया है कि यहाँ पे, अच्छा एक चीज और है, यहाँ इस क्लॉज के अंदर उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड है या अदरवाइज है। अदरवाइज का मतलब होता है फ्रॉड्स कवर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे मोरल टर्पिट्यूड हो या अदरवाइज हो, किसी भी तहत के तहत मतलब कोई भी फ्रॉड आपने किया हो, जेल 7 साल का हो गया और उससे ऊपर का जेल हो गया, यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। अब किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। आईसीआई का क्वेश्चन भी एक देख लीजिए, क्या आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हैं 10 साल की जेल के बाद? 10 साल का जेल यानी 7 साल से तो ऊपर ही हुआ, तो हम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? नहीं, हम डायरेक्टर ही नहीं बन सकते। और ये आईसीआई ने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एमडी, क्या आप एक एमडी बन सकते हैं क्या? नहीं यार, एमडी कैसे बन सकते हैं, हम तो डायरेक्टर ही नहीं बन सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर तो बहुत दूर का बात है। तो आप डायरेक्टर ही नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि आपको 7 साल या उससे ऊपर का जेल हुआ है। तो इन सच ए केस यू आर डिसक्वालिफाइड। कैसे? 164(1) पढ़ो, 164(1) का ये वाला क्लॉज पढ़ लो, 164(1)(d). बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे कवर हुआ ये 164(1)(d)। इसको अगर आप पढ़ोगे खोल के, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपको जेल में दोषी पाया गया 7 साल या उससे ज्यादा, यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, सिंपल। आगे ई पॉइंट, एक ऑर्डर पास किया गया। ऑर्डर कौन पास करता है? कोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जिसमें वो आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है, आपके दोस्त को नहीं कर रहा है, प्लीज, आपको डिस्क्वालीफाई कर रहा है। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, आपको डिस्क्वालीफाई किया, क्यों किया अभी पता चल जाएगा। क्यों कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्यों? कोर्ट ने ऑर्डर पास किया या ट्रिब्यूनल ने पास किया, ट्रिब्यूनल भी एक टाइप का कोर्ट ही है। एंड द ऑर्डर इज स्टिल इन फोर्स, और ये ऑर्डर आपके ऊपर जो लाया गया, क्या इसको हटा लिया कोर्ट ने? नहीं हटाया। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इस बंदे को डायरेक्टर नहीं बना सकते। तो अगर कोर्ट ने आदेश पास कर दिया तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 164(1). देखिए एक बार जल्दी से, पहले एक चीज पढ़िए, ये भी एक फैक्ट है कि पहले ना कंपनी लॉ बोर्ड होता था, पर अब एनसीएलटी होता है, ठीक है ना। ये एक छोटा सा बेसिक है कि पहले कंपनी लॉ बोर्ड था कंपनी लॉ के कामों के लिए, पर अब एक एनसीएलटी बनाया गया, यानी कि कंपनीज का जो कोर्ट होता है उसको हम लोग अब क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेसिकली, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एनसीएलटी। अभी हम लोग क्या पढ़े कि कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि इस बंदे को डायरेक्टर नहीं बनने देना है, तो नहीं बनेंगे फिर हम कोर्ट में, तो हम बन ही नहीं पाएंगे, आई एम डिस्क्वालिफाइड। तो देखिए लिखा है, एक ऑर्डर पास किया गया कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा टू डिस्क्वालीफाई अ डायरेक्टर, कि इस पर्सन को डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। क्यों? या तो मैंने कोई फ्रॉड किया होगा जरूर, या कोई मिसमैनेजमेंट, कोई गलत काम हो गया, या कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी का भरोसा हम तोड़ दिए, या कोई गलत काम कर दिए, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए और कंपनी के अपने एक्ट्स के ऊपर जाकर के कोई काम कर दिए, तो कोर्ट ने मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया, आई एम डिस्क्वालिफाइड। सिंपल, वेरी सिंपल सेक्शन, आई एम डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। वाई? because the court has passed the order. Why court has passed the order? Either I have committed a fraud or I have committed a breach of trust या फिर I have committed a मिसमैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है ना मिसमैनेजमेंट, तो अगर आपने मिसमैनेजमेंट किया है, इन मतलब गलत काम कुछ कर लिया, इन सच केस ऑल्सो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट हैज पास्ड द ऑर्डर। तो अगर कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो आप डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। क्यों? कोर्ट या ट्रिब्यूनल, बात एक ही है, ठीक है। तो या तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल दोनों में से किसी ने भी अगर ऑर्डर पास कर दिया, और ऑर्डर अभी भी चल रहा है, याद रखिएगा, ये ऑर्डर अभी हटा नहीं है आपके ऊपर से, तो इन सच अ केस यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। यू मतलब डायरेक्टर, डायरेक्टर कंपनी में डायरेक्टर बन ही नहीं सकता।
आपको कंपनी में डायरेक्टर बनने नहीं दिया जाएगा। आगे एफ पॉइंट पढ़िए। अगर आपने कॉल नहीं दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। लिखा है एनी कॉल। अगर आप शेयर खरीदते हो किसी भी कंपनी का, तो कुछ तरीका होता है। जैसे आपको अगर 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है 2 रुपया, अलॉटमेंट मनी देना होता है 4 रुपया, 6 रुपया हो गया। 2 रुपया आपको फर्स्ट कॉल देना पड़ता है, फिर सेकंड कॉल देना पड़ता है। तो इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा करके पैसा देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। तो अगर आप कोई भी कॉल कंपनी कॉल करती है कि हाँ आज हमको एप्लीकेशन मनी चाहिए, आज अलॉटमेंट मनी चाहिए, आज फर्स्ट कॉल चाहिए, आज सेकंड कॉल चाहिए, तो अगर आप चार में से, मान लीजिए चार कॉल है, चार में से, तो बेसिकली देखिए हो क्या रहा है कि अगर मान लीजिए चार कॉल्स किए कंपनी ने, चार कॉल्स टोटल, और आपने किसी भी एक कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, किसी भी एक कॉल का, मान लीजिए फर्स्ट कॉल का पैसा आपने नहीं दिया, ठीक है ना, आपने पे नहीं किया, तो उस केस में, और कंपनी शेयर्स इशू करती है तभी आप उसका पैसा दे रहे हैं। शेयर भी कोई भी हो सकता है, मान के चलिए इक्विटी शेयर है, मान के चलिए प्रेफरेंस शेयर है, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी शेयर मान के चलिए। कंपनी ने कॉल किया, आपने कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया, और कंपनी का कोई भी शेयर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी कॉल हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कुछ भी हो सकता है। और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कुछ भी हो सकता है, और आपने कॉल मनी नहीं चुकाया। और जो कंपनी ने एक लास्ट डेट फिक्स किया रहता है कि भैया ये लास्ट डेट है, यहाँ तक पेमेंट कर देना, और वो लास्ट डेट भी खत्म हो गया और 6 महीने बीत गए, देखो यहाँ लिखा हुआ है। या तो आप एक चीज और है कि आपके पास या तो शेयर आप खुद होल्ड करते हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ होल्ड करते हैं, मे बी योर फादर, मे बी योर मदर, उनके साथ अगर आप शेयर्स होल्ड करते हैं, कंपनी ने कॉल मनी मांगा, और आपने 3 कॉल तो बहुत अच्छे से दिया, चौथा कॉल आपने दिया ही नहीं, या फिर 2 कॉल ठीक दिया, 2 कॉल नहीं दिया, एक कॉल दिया, तीन नहीं दिया, तो इन सच ए केस आपने कोई भी एक कॉल मनी अगर आप लैप्स कर गए, और शेयर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, और तो उस केस में, और 6 महीने जो लास्ट डेट कंपनी फिक्स करता है ना कि हाँ ये लास्ट डेट है, यहाँ तक पेमेंट कर देना, वो भी डेट पार हो चुका है, 6 महीने खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इन सच अ केस आई एम डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। उस कंपनी में अगर हम डायरेक्टर बनना जाएंगे तो हम नहीं बन सकते। क्यों? कंपनी बोलेगा आपने कॉल ही मनी नहीं दिया, तो हम बोले ठीक है हम अब दे देते हैं। तो कंपनी क्या बोलेगा, भैया 6 महीने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, जो हमने लास्ट डेट फिक्स किया था वहां से 6 मंथ्स खत्म हो चुके हैं, बाद में अगर तुम दे भी दोगे कोई फायदा नहीं है, यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप कंपनी में डायरेक्टर हमारे नहीं बन सकते। अब चीज क्या क्या हम इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है देख लीजिए जल्दी से, एक बार जल्दी से देखिए। एक मिनट, ओके। इट्स माय वेरी, क्या बोलूँ मैं, देखो आप एक बार अच्छे से पहले, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ये सेक्शंस हैं, तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इसको अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज तो आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्टर था, डायरेक्टर ने कॉल मनी नहीं दिया, कोई भी कॉल हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी शेयर हो सकता है, मे बी इक्विटी शेयर हो, मे बी प्रेफरेंस शेयर हो, ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय हिम, और सारा का सारा शेयर किसके पास है, मेरे पास। या तो हम खुद ही होल्ड करते हैं, मेरे पास है सारा शेयर, या हम अपने पेरेंट्स के साथ होल्ड करते हैं, किसी और पर्सन के साथ मिलके होल्ड करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम इज दिस, आपने कॉल मनी पेमेंट ही नहीं किया, और वो पेमेंट करने के लिए जो दिन लास्ट डेट फिक्स किया था कंपनी ने उसमें, वो भी 6 महीना बीत चुका है, 6 महीना ऑलरेडी बीत गया है। कहाँ से? जो लास्ट डे फिक्स करा गया था वहां से 6 महीने ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं। तो इसका मतलब है 6 महीने बीत चुके हैं, आपने पेमेंट किया नहीं, चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, 6 महीने पूरे हो गए, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। कंपनी बोलेगा हम हाथ जोड़ते हैं, हमारी कंपनी में मत घुसिए, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, सिंपल। तो आप किस कंपनी, मान लीजिए मैंने रिलायंस के अंदर फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, और मैं अब जा रहा हूँ डायरेक्टर बनने के लिए, तो क्या मैं डायरेक्टर बन पाऊंगा? नहीं। कौन सी कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं बन पाऊंगा? डिफॉल्टिंग कंपनी के अंदर। डिफॉल्टिंग मतलब जिस कंपनी के अंदर आपने शेयर का पेमेंट नहीं किया, उस कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्या दूसरे कंपनी में बन सकते हैं? बिल्कुल। मान के चलिए, देखिए सिंपल है कि, सिंपली है, मान के चलिए आपने रिलायंस का शेयर बाय किया था, और रिलायंस के शेयर के अंदर आपने पेमेंट किया ही नहीं कॉल मनी का, और अब आप क्या चाह रहे हैं कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, तो आप यहाँ गए रिलायंस के अंदर और आप डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप बन पाएंगे? नहीं, नहीं बन पाएंगे। लेकिन मान के चलिए अब मेरे एक दोस्त, दोस्त का बात छोड़ देते हैं, टाटा, टाटा एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर मुझे डायरेक्टर बनना है, क्या मैं बन सकता हूँ? हाँ। क्यों? क्योंकि कॉल मनी तो रिलायंस का नहीं ना दिए हम, टाटा का, मैं टाटा का कोई कॉल मनी तो मेरा पेंडिंग नहीं है,
हम आराम से इस कंपनी में डायरेक्टर बन जाएंगे। तो जिस कंपनी का शेयर का पैसा आप रोक के रख लेते हो, उस कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। दूसरे कंपनी में तो बन ही सकते हैं, हम टाटा में बन सकते हैं, महिंद्रा में बन सकते हैं, हम उजास एनर्जी, ऊर्जा ग्लोबल, रुचि सोया, हम हर कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम रिलायंस के अंदर नहीं बन सकते, क्योंकि रिलायंस का कॉल मनी हम रखे हुए हैं और हम सोचे पेमेंट करने का, मेरे पास पैसा था भी, लेकिन 6 महीना ऑलरेडी लैप्स हो चुका है। तो अगर हम पेमेंट कर भी देते हैं, स्टिल आई एम डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो वही लिखा है कि डायरेक्टर ने कॉल मनी नहीं दिया कंपनी का। कौन सी कंपनी का? जिस कंपनी के अंदर उसने शेयर रखा था, यानी कि डिफॉल्टिंग कंपनी। द कंपनी का मतलब पता है क्या होता है? द कंपनी का मतलब होता है, देखो यहाँ लिखा है, द कंपनी का मतलब होता है डिफॉल्टिंग कंपनी। जिस कंपनी के अंदर आपने शेयर का पैसा नहीं चुकाया, यानी कि जिसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसको बोलते हैं डिफॉल्टिंग कंपनी। तो डिफॉल्टिंग कंपनी के अंदर हम क्या शेयर होल्ड करके बैठे थे, पेमेंट किए नहीं, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, हम पेमेंट नहीं किए, भूल गए। तो इस केस में, और हम पेमेंट करने जा रहे हैं, बट 6 महीने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, तो क्या मैं डायरेक्टर बन पाऊंगा? नहीं, आई एम नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। दैट कंपनी मीन्स डिफॉल्टिंग कंपनी। रिलायंस में हम डायरेक्टर नहीं बन सकते, पर टाटा में बन सकते हैं, क्योंकि टाटा का पेंडिंग नहीं है मेरा कोई भी अमाउंट। ठीक है, तो वही है। तो रिलायंस मेरे लिए क्या माना जाएगा? डिफॉल्टिंग कंपनी। और टाटा मेरे लिए नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी। महिंद्रा भी मेरे लिए नॉन डिफॉल्टिंग कंपनी माना जाएगा। बाकी सारी कंपनीज नॉन डिफॉल्टिंग है, सिर्फ रिलायंस को माना जाएगा डिफॉल्टिंग कंपनी, क्योंकि मैंने रिलायंस का पैसा नहीं दिया है। तो आई एम डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन रिलायंस। सिंपल। और 6 महीने भी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, एक चीज याद रखना कि मतलब ये सारा जो बेसिक्स आपको समझ में आ गया एक बार, तो आपको क्वेश्चन करने में भी मतलब कोई खास दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पता है। सो इट वुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर योर गाइस। सो वो एक बार आप देख लेना कि आप सब चीज़ अच्छे से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है ही, वहाँ पे डालो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिफिकेशन शेयर्स नॉट कवर्ड। यहाँ पे इक्विटी प्लस प्रेफरेंस तो लिखा है। अगर मान लो मेरे को क्वालिफी अब पहले क्वालिफिकेशन शेयर होता क्या है वो बता देते हैं। सिंपल है, देखो, क्वालिफिकेशन शेयर का मतलब होता है जब आप अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो आपको कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं कंपनी से। तो अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है और 6 महीने क्या 1 साल बीत गया है, तो क्या हम डायरेक्टर बन सकते हैं? आराम से बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आईसीआई बोलता है भाई आराम से बन जाओ। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन शेयर्स में हम कवर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एनी शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो लिखा ना एनी शेयर्स, इस एनी शेयर्स के अंदर हम क्वालिफिकेशन शेयर्स को नहीं कवर करते। क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब होता है जब आप कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो, आपको कुछ शेयर्स कंपनी के खरीदने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपने उसका कॉल मनी नहीं पे किया है और 6 महीना इलैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो भी लास्ट डेट फिक्स किया गया था फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल मनी, फॉर द व्हाट यू से क्वालिफिकेशन शेयर्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने पेमेंट नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से डायरेक्टर बन जाओगे। क्यों? क्योंकि क्वालिफिकेशन शेयर्स जो है, आईसीआई ने अपने एमसीक्यूज में निकाला है कि क्वालिफिकेशन शेयर्स हम यहाँ पे कवर ही नहीं करते। हम सिर्फ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने डिफॉल्टिंग कंपनी के अंदर शेयर का पैसा नहीं चुकाया, 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो you are disqualified to become a director in that company. That means defaulting company, you are disqualified. आप उस कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है? ये तो डी का ही है, ये पीछे वाले का देख लेना एक बार। ओके, एक बार इधर, हाँ ये कन्विक्शन वाला पॉइंट है ना, ये तो अभी हमने पढ़ा ही है। ओके, ये तो अगर आप एक पर्सन जो कन्विक्टेड है, अपराध दोषी माना जाता है, 7 साल का जेल हुआ, तो जेल से निकल तो जाओगे, किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। ही शैल नॉट बी डायरेक्टर इन एनी कंपनी। यहाँ देखो वर्ड लिखा है शैल। शैल का मतलब होता है मैंडेटरी, कंपलसरी। आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अच्छा, और अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया तब भी हम डायरेक्टर नहीं बन सकते। कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ट्रिब्यूनल ने पास किया और ऑर्डर अभी भी चालू है। और अगर हम कॉल मनी का पेमेंट नहीं किए हैं किसी भी शेयर का, तो उस जिस कंपनी का शेयर मनी का, जिस कंपनी के कॉल का पैसा हम नहीं चुकाए हैं, उस कंपनी के अंदर हम डिस्क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। चाहे हम खुद शेयर होल्ड करें, किसी और के साथ मिलके होल्ड करें। और एक चीज और, 6 महीना भी पूरा हो चुका है, जो भी लास्ट डेट फिक्स करा गया था। मान लो एक बात बताओ, हम कॉल मनी का पेमेंट तो किए ही नहीं, लेकिन 6 महीना भी पूरा ही नहीं हुआ है, 2 ही महीना हुआ है, और हम कॉल मनी चुका दिए, तो क्या हम रिलायंस में जाके डायरेक्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हो यार। 6 महीना पूरा ही नहीं हुआ था और तुमने पहले ही पेमेंट कर दिया। यू आर डिस्क्वालिफाइड नॉट, यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। व्हाई? बिकॉज यू हैव, बिकॉज 6 मंथ्स हैव नॉट बीन इलैप्स्ड, और 6 महीने पूरे हुए नहीं है, और मैंने पहले ही कॉल मनी चुका दिया। मैंने इक्विटी शेयर्स खरीद रखा था किसी कंपनी का, मान के चलो पेटीएम का ले रखा था। तो पेटीएम में डायरेक्टर, वैसे पेटीएम में नहीं बनना चाहेंगे हम, लेकिन अगर पेटीएम में डायरेक्टर बनना चाहते थे और अभी हम इक्विटी शेयर का पैसा चुका चुके हैं, मतलब चुकाए नहीं हैं, और 6 महीना हुआ नहीं था, हम 10 दिन बाद चुका के आ गए,
चुका दिए, हम जितना कंपनी को चाहिए था हम पूरा डिमांड किए थे, पूरा पूरा पे कर दिए, तो क्या हम डेटर बन सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, बिकॉज 6 मंथ्स इलैप्स नहीं हुआ था और हम डेटर बन सकते हैं। और वैसे भी डेटर हम क्या, अच्छा पेटीएम में बन सकते हैं बिकॉज इट इज ए, हमने पढ़ा था ना देखो यहाँ पे भूल जाता है तुम लोग सब। अ कंपनी, अ मतलब ऑल, हम हर कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? जो जरूरी नहीं रिलायंस टाटा, एवरी कंपनी आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम किसी भी कंपनी का शेयर खरीदे, पेमेंट नहीं किए, बाद में 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दिए, तो डायरेक्टर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। आगे जी पॉइंट पढ़िए। ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अगर आप रिलेटेड, सिंपल है ये सेक्शन, बहुत ही सिंपल है कि अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और पिछले 5 सालों में अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया है, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। क्यों? मान लो यहाँ पे हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये चेक किया जाएगा कि पिछले 5 साल में इस बंदे ने अपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया है या नहीं किया है। अगर आपने रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन किया है, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। ये देखो लिखा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं कि इस सेक्शन के अंदर? बिल्कुल हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी में एंटर करना चाहते हो, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा, भैया ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहा है, यू आर डिस्क्वालिफाइड। लेकिन अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, तो यू आर क्वालिफाइड। अच्छा मान लो मैंने 1 साल किया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और दूसरे साल नहीं किया, तीसरे साल नहीं किया, चौथे साल भी नहीं किया, 5वें साल भी नहीं किया, तो क्या कंपनी में हम क्वालिफाइड है? नो, स्टिल आई एम डिस्क्वालिफाइड। उन्होंने बोला है एनी, देखो लिखा है एनी। तो अगर आपने किसी भी पिछले 5 सालों में कभी भी अगर आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया है, यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। सिंपल, वेरी गुड। एच पॉइंट पढ़ो। ही हैज नॉट, ये बेकार है, ही हैज नॉट कंप्लाइड विद 152(3), मतलब बोल रहा है कि अगर आपके पास डीआईएन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड, आप नहीं बन सकते कंपनी में डायरेक्टर। तो आपके पास अगर डीआईएन नंबर है तो डायरेक्टर बन जाओ, लेकिन अगर डीआईएन नंबर आपके पास नहीं है, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो डीआईएन नंबर बहुत जरूरी है, प्लीज इंश्योर कि यू हैव अ वैलिड डीआईएन नंबर, ताकि आप कंपनी में डायरेक्टर बन पाओ। अगर डीआईएन नंबर नहीं है तो नहीं बन सकते, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। इस तरीके से हमने कवर कर दिया 164(1). एक बार जल्दी से देखो पटाख से एकदम। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वेट अ सेकेंड। आई जस्ट क्लीन ऑल द स्टफ दैट आई हैव क्रिएटेड अ ह्यूज मेस। ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, very, very huge stuff. Me huge stuff I have created, na? Okay, don't worry. I will just clean up all the mess that I have created so that you can understood. Yes, what do you mean by section number 164? Yes, I know. It is disqualification of a director. So you can tell anybody. सो बेसिकली लेट्स अंडरस्टैंड, जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं। अगर आप एक अनसाउंड माइंड के हैं और आपको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है आप डिस्क्वालिफाइड है, ये सारी की सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अ मतलब ऑल कंपनीज। अगर आप एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब इंसॉल्वेंसी का टैग आपके ऊपर से हटाया नहीं गया है, क्यों? या तो आपने अभी अप्लाई किया है, कोर्ट अभी इसको प्रोसेस कर रहा है, इन दोनों ही केसेस के अंदर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, आप नहीं बन सकते। आपने अप्लाई किया था और आपका एप्लीकेशन पेंडिंग चल रहा है। चौथा, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, यानी कि आपको अपराध माना गया है, किसी अपराध का दोषी पाया गया है। कौन सा अपराध? या तो मोरल टर्पिट्यूड होगा, कुछ ऐसा आपने कारनामा किया है जो कि सोसाइटी को हिला के रख दे, या कुछ ऐसा कारनामा किया है जैसे कि कोई फ्रॉड वगैरह कर दिया है अंडर द कंपनीज एक्ट, तो भी आप डिस्क्वालिफाइड है। और आपको जेल हुआ था, 6 महीने से कम का जेल ना हुआ हो, ये ध्यान रखिएगा, 6 महीने का जेल है। और जेल से निकलने के बाद 5 साल तक आप किसी भी, आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल इट इज। ओके, अगला क्या था? अगर आपको जेल हुआ है, जेल 7 साल से ऊपर का है, 7 साल या उससे ज्यादा का है, तो निकलने के बाद किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। आगे, एक ऑर्डर पास किया गया है किसके तहत? कोर्ट के तहत, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, वट एवर, तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये जो क्वेश्चंस और ये कीवर्ड्स आपको एग्जाम के टाइम काम आएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है प्लीज पढ़ना है इसको। तो कोर्ट ने ऑर्डर क्यों पास किया? या तो फ्रॉड है, या मिसमैनेजमेंट है, या तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, यू आर डिस्क्वालिफाइड। आगे, कॉल मनी नहीं दिए हैं किसी भी शेयर का, तो जिस कंपनी का कॉल मनी नहीं दिए हैं, क्यों नहीं दिए? दे सकते थे, लेकिन 6 महीना ऑलरेडी बीत चुका है और कॉल मनी नहीं दिए हम, तो डिस्क्वालिफाइड, यू कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर। लेकिन ये पॉइंट क्वालिफिकेशन शेयर्स के लिए नहीं है, याद रखना। क्वालिफिकेशन शेयर्स का पैसा अगर नहीं दिए, क्वालिफाइड, आप डायरेक्टर बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अगर आपको किसी अपराध माना गया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, किस कंपनी में, जब कंपनी में घुसोगे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा कि कहीं भी ये बंदा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो भाई साहब यू आर डिस्क्वालिफाइड। सिंपल, डीआईएन नंबर होना जरूरी है।
नहीं तो डिस्क्वालीफाइड। आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। इस अभी जो पढ़ा उसी के ऊपर है, थोड़ा सा अलग भी आएगा, देख लेना एक बार। ये बेसिक अजीब अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन देखना होगा। क्या लॉ पनिश करता है बॉडी को या माइंड को? हमेशा ही माइंड को, याद रखना। आपका वो नेचर देखा जाता है कि आपका क्रिमिनल नेचर है या कैसा नेचर है, छोटा मोटा अपराध करने का नेचर रखते हैं या बड़ा बड़ा अपराध करने का रखते हैं, तो हमेशा माइंड को ही लॉ पनिश करता है। क्या कन्विक्शन और एक्विटल सेम है? नहीं। एक्विटल या एक्सोजनरेट, ये दोनों वर्ड ध्यान रखना, एक्विटल और एक्सोजनरेट। देखो सबसे पहले वर्ड आता है कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब आपको दोषी पाया गया। एक्विटल का मतलब होता है आपको आजाद कर दिया गया, जाओ यू आर फ्री। इसको बोलते हैं एक्विटल या फिर एक्सोनरेट। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। मान लो मेरा जेल पहले 7 महीने का था, बाद में उसको कम करके 2 महीना किया गया, इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस, रिडक्शन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर मेरे को पहले 7 महीने का जेल हुआ था, बाद में 2 महीने का कर दिया गया, तो क्या इसको हम ये बोल सकते हैं कि मेरे ऊपर जो मेरे को अपराधी वाला जो घोषित किया गया था कोर्ट के द्वारा, क्या वो कन्विक्शन जो मेरे को कन्विक्ट किया गया था, क्या वो खत्म हो गया? नहीं हुआ। अगर आपका जेल का टाइम कुछ कम कर दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपराध नहीं किया आपने। आप अपराधी अभी भी हैं, क्योंकि कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया है। तो अगर आपका जेल का टाइम को कम कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ सेंटेंस, तो क्या हम कन्विक्टेड नहीं है? हम फिर भी कन्विक्टेड हैं, दोषी तो हम हैं ही, मेरा जेल सिर्फ कम किया गया है। तो अगर आपका यहाँ पे वर्ड छूट गया है, नो बिकॉज इज नॉट रिमूव, बेसिकली यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि अगर आपका कन्विक्शन रिमूव हो गया, क्या नहीं हुआ, आप अभी भी कन्विक्टेड है, अभी तक। क्यों? सिर्फ जेल कम कर दिया। मान लो पहले जेल था 7 महीने का, बाद में उसको कर दिया 3 महीना, तो क्या हम अपराधी यहाँ पे हैं? बिल्कुल, आई एम स्टिल कन्विक्टेड, और यहाँ पे भी कन्विक्टेड है। वही चीज है। पैरोल क्या होता है एक बार देख लेना, और फैरलोक क्या होता है, फरलोक। तो पैरोल और फरलोक क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कन्विक्टेड हैं, आप दोषी पाए गए, आपका हम जेल में हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे कि कुछ हो गया, किसी पेरेंट्स का कुछ डेथ हो गया या कुछ ऐसा हो गया, आपको जेल से निकलना पड़ा, इमरजेंसी सिचुएशन में जब आपको छोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग पैरोल। क्या बोलते हैं? पैरोल या तो फरलोक। वो लिखा हुआ भी है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो आपको छोड़ दिया जाता है, तो उसको कुछ टेम्पोररी पीरियड के लिए, तो उसको बोलते हैं पैरोल या तो फरलोक। ठीक है। उस केस में भी कन्विक्टेड तो आप माने ही जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ जेल से रिहा किया गया है। ठीक है। अच्छा, मोरल टर्पिट्यूड हमने पढ़ ही लिया कि अगर आपको अपराधी पाया गया, यू आर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। अदरवाइज मतलब बताए थे ना, फ्रॉड अंडर द कंपनीज एक्ट। तो मोरल टर्पिट्यूड है यानी कि कुछ ऐसा आपने किया है जो कि अनबिलीवेबल, मानने को तैयार नहीं है सोसाइटी, लेकिन ऐसा कुछ कारनामा हुआ तो जरूर है, तो विच इज कंसाइंस टू द सोसाइटी। अगर डायरेक्टर ने क्वालिफिकेशन शेयर का पैसा नहीं दिया, क्या आप डिस्क्वालीफाइड है? तो नहीं। क्यों? है तो लिखा हुआ शेयर, लेकिन शेयर होता ना तो डिस्क्वालीफाइड। लेकिन यहाँ लिखा है क्वालिफिकेशन शेयर, तो अगर क्वालिफिकेशन शेयर मतलब कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए जब शेयर खरीदना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। उसका पैसा अगर हम नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं, यू आर क्वालिफाइड, बिकॉज क्वालिफिकेशन शेयर्स कवर ही नहीं होते 164F में, अभी जस्ट पढ़ा था हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं 164(2) में। हमने अभी पढ़ा था, एक चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन नंबर 164, अगर आप 164 में बात करो, तो इसमें 2 पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। पहला है 164(1), ठीक है, और दूसरा है 164(2). ठीक है, हमने इसको पढ़ लिया, और इसमें सिर्फ दो ही है, दो ही पढ़ना है हम लोग को, एक ए और एक बी। हम लोग इन दोनों को पढ़ लेंगे तो ये हमारा जो सेक्शन नंबर 164(2) है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो और 164 तो पढ़ ही चुके हैं, और ये ऑल दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 164। तो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 164 जो कि मेन सेक्शन है। 164 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। 164(2) पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग को दो क्लॉज पढ़ना है, एक क्लॉज नंबर ए और एक बी। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम लोग इसको भी पढ़ते हैं और खत्म करते हैं। बहुत ही ईजी है ये भी, ये वैसे बहुत ज्यादा ईजी है, इट इज वेरी वेरी ईजी, सो यू कैन इजीली हैंडल दिस। देखो, सेक्शन नंबर 160, ओके, देखो, तो ये है सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2। हम लोग पहले क्या पढ़े थे? 164(1). अब हम लोग पढ़ रहे हैं 164(2), जिसमें दो ही आता है, 164(2)(a) और 164(2)(b। ठीक है, तो 164(2) हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। 164(2) में सबसे पहले बेयर एक्ट पढ़ते हैं। लिखा है, नो पर्सन हु इज और हैज बीन अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल रिटर्न्स फॉर एनी कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर। बोल रहा है कि अगर कोई कंपनी है जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब अकाउंट्स जो होता है कंपनी का शेड्यूल 3 के अनुसार जो बनता है, बैलेंस शीट, पीएल,
तो अगर आपने किसी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं किया या एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया लगातार 3 सालों तक अगर आपने फाइल नहीं किया, दोनों में से कोई एक, वैसे तो दोनों ही करना है, लेकिन अगर देखिए, लेकिन यहाँ पे और लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर कोई सेंटेंस में 2 नेगेटिव होता है ना, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव, याद रखिएगा। और उस केस में हम लोग जो एंड लिखा रहता है, एंड, उसको हम लोग एंड नहीं पढ़ते हैं, उसको हम लोग बेसिकली हम लोग उसको और नहीं पढ़ते हैं, और हम उसको नहीं पढ़ेंगे। 1 मिनट, ओके, 1 मिनट हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे भी काम आने वाला है, इसीलिए बेटर टू रीड बिफोर दिस। बोला क्या जा रहा है कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें 2 माइनस है, तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्लस। ये वो माइनस माइनस प्लस होता है, वैसा ही कुछ है कि अगर 2 नेगेटिव सेंटेंस साथ में आते हैं, तो उसको आप एक पॉजिटिव सेंटेंस की तरह पढ़ो, और अगर उस सेंटेंस के अंदर और लिखा हुआ है, तो उस और को और मत पढ़ के एंड पढ़ो। ये चीज़ यहाँ पे समझाया जाता है। वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, सेम चीज़, कि अगर 2 नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसको आप पॉजिटिव पढ़ लेना, पॉजिटिव सेंटेंस माना जाएगा, और की जगह एंड पढ़ना। लिखा है कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता उस कंपनी का जिस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किया है, और इस और को प्लीज़ और मत पढ़ो, इसको एंड पढ़ो। एंड, तो अगर उस कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं फाइल किया और ना ही एनुअल रिटर्न फाइल किया लगातार 3 सालों तक, यानी दोनों में से किसी एक में भी अगर आपने डिफॉल्ट किया और ये डिफॉल्ट 3 साल तक कंटिन्यू हो गया, तो उस केस में आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाओगे। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आप उस एक्चुअली में होता क्या है, यू आर डिस्क्वालिफाइड। अभी आप इतना पढ़ो कि अब यू आर डिस्क्वालिफाइड, कि अगर आपने उस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किया लगातार 3 सालों तक, तो इन सच अ केस ही इज डिस्क्वालिफाइड। लिखा हुआ भी है 3 फाइनेंशियल ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, यही होता है फाइनेंशियल ईयर, ये तो पता ही होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को या उसके बाद अगर कोई कंपनी फाइल होता है, एक इनकॉर्पोरेट होता है 1 जनवरी के बाद, तो उसका फाइनेंशियल ईयर उस साल नहीं आता, अगले साल का 31 मार्च होता है। ये बात याद रखना, उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, अभी उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं आएगा। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किया, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया लगातार 3 सालों तक, तो उस केस में कम आप डिस्क्वालिफाइड है, द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड, यू कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। ठीक है, यू आर डिस्क्वालिफाइड, वही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ओके, सो इफ अ कंपनी हैज नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर द 3 कंसेक्यूटिव और कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, तब आप डिस्क्वालिफाइड है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होता है वो कौन से सेक्शन के अंदर आता है पता है? 137। ठीक है, एनुअल रिटर्न्स कौन से सेक्शन के अंदर आता है? 92। ये सब पता होगा आपको, ठीक है ना? ये सब हमें फाइल करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपके पास फॉर्म आता है MGT 7, ये आपको पता होगा, ठीक है। एनुअल रिटर्न के लिए फॉर्म आता है AOC 4, ये सब आपको फाइल करना पड़ता है। इसको एनुअल रिटर्न को भरने के लिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द AGM, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 60 डेज फ्रॉम द AGM, तो ये सब चीज़ होता है। ये सब तो खैर प्रोसीजर है। मेन प्रॉब्लम है कि अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी कंपनी ने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए लगातार 3 सालों तक, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। कंपनी में आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, सिंपल बात। ठीक है, कंपनी में या डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सेम जो अभी हम लोग पढ़े वही है। ये है फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भर दिया, वेरी गुड। एनुअल रिटर्न्स नहीं भरा कंपनी ने, तो ये क्या एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है। आगे देखिए, कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं भरा, एनुअल रिटर्न भर दिया, तो भी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा ना, प्रॉब्लम है। ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भरा, ना एनुअल रिटर्न भरा, क्या ये प्रॉब्लम है? हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम 3 साल तक कंटिन्यू हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो इस केस में डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ही साल का चेक किया जाएगा लगातार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भर दिया, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ, प्रॉब्लम। Financial statements not filed, annual return filed, then also problem. Financial statement not filed, annual return also not filed, then also a problem. So the problems persist or continue for 3 years continuously. So in such a case, director is disqualified to become a director under section 164(2)(a). Simple.
एक अगला क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल हुआ, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल हुआ, तो क्या प्रॉब्लम? यस, प्रॉब्लम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हो गया, एनुअल रिटर्न भी फाइल हो गया, तो नो प्रॉब्लम, दोनों फाइल हो गया, वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल हुआ, एनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल हुआ, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कब हम देखो, हम क्रॉस कब कर रहे हैं, या तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं भरा या एनुअल रिटर्न नहीं भरा, दोनों में से अगर किसी एक में भी डिफॉल्ट है तो आप क्या करो, क्रॉस मार दो। लेकिन अगर आपने दोनों फाइल किया है तो आप उसको टिक कर दो। क्या यहाँ प्रॉब्लम लगातार 3 साल तक कंटिन्यू हुआ, चेक करो। नहीं, सिर्फ 2 साल में प्रॉब्लम दिख रहा है, बीच वाले साल में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, तो इस केस में डायरेक्टर इज क्वालिफाइड, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वालिफाइड है, आप डायरेक्टर बन सकते हैं। कौन से सेक्शन के तहत? सेक्शन नंबर 164 टू ए के तहत। तो अगर लगातार 3 क्रॉस मिल गया, यू आर डिस्क्वालिफाइड। लेकिन अगर क्रॉस, टिक, क्रॉस, यू आर क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। ये आपको सेक्शन ज्यादा समझ में आया होगा जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फाइनेंशियल तो एक और क्वेश्चन है, चलिए वो भी देख लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने फाइल किया, एनुअल रिटर्न कंपनी ने नहीं फाइल किया, प्रॉब्लम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हुआ, एनुअल रिटर्न फाइल हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल हुआ, प्रॉब्लम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हुआ, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल हुआ, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लगातार 3 साल तक कंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, सिंपल। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हुआ, एनुअल रिटर्न नहीं फाइल हुआ, तो इस केस में प्रॉब्लम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हुआ, एनुअल रिटर्न फाइल हुआ, बट फाइनेंशियल नहीं फाइल हुआ, प्रॉब्लम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ, एनुअल रिटर्न भी नहीं फाइल हुआ, प्रॉब्लम। तो इस केस में यू आर डिसक्वालिफाइड। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप बिलेटेड फाइलिंग कर रहे हो तो क्या मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ? नहीं, बिलेटेड फाइलिंग करने का मतलब है फाइल तो कर लोगे लेकिन डायरेक्टर आप फिर भी नहीं बन सकते, सीधा बात। आगे ये देखिए, अब आते हैं सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 में, यहाँ पे भी एक ही है, सिर्फ एक ही पॉइंट है। लिखा है कोई भी पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता अगर उस कंपनी, जो कंपनी है, बेसिकली ये पॉइंट कंपनीज के लिए है, 164(2) जो है। अगर आपने डिपॉजिट्स का पेमेंट नहीं किया, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया कंपनी ने, डिवेंचर्स को रिडीम नहीं किया ड्यू डेट पे या उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड होता है उसको नहीं पे किया, और उसको रिडीम नहीं किया, और 1 साल से ज़्यादा पूरा हो गया, तो उस केस में आप यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। इसका ट्रिक भी हम लिख के रखे हैं, देखिए ट्रिक क्या है, 3 डी पॉइंट्स है, ट्रिपल डी पॉइंट्स, डी, डी, डी। डी मतलब कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, फेल हो गया कंपनी डिविडेंड देने से, डिवेंचर्स को रिडीम नहीं किया और उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी नहीं दिया, ये डिपॉजिट्स का रिपेमेंट नहीं किया और उसके ऊपर का इंटरेस्ट नहीं दिया, तो इस केस में द डायरेक्टर इज डिसक्वालिफाइड। प्लस भी लिखा हुआ है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान। प्लस में क्या लिखे हम, ये जो डिफॉल्ट है ये 1 साल या उससे ऊपर तक कंटिन्यू हुआ तो उस केस में यू आर डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज। आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते, सिंपल। इन ऑल द नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज का क्या मतलब होता है कि आप, मतलब जिस कंपनी के अंदर आप हैं, बेसिकली ये वैकेंसी ऑफ ऑफिस से रिलेटेड है, तो उसमें हम और क्लैरिटी आपको दे देंगे, फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, डिवेंचर्स रिडीम नहीं किया, उसके ऊपर का इंटरेस्ट नहीं दिया, डिपॉजिट्स को रिपेमेंट नहीं करके उसका इंटरेस्ट नहीं चुकाया, तो इन सच अ केस डायरेक्टर, यू कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, सिंपल। इसको बोलते हैं ट्रिपल डी पॉइंट्स, याद रखिएगा, ट्रिपल डी पॉइंट्स, ये ट्रिक है, ठीक है, इसको याद रखने के लिए। तो इस केस में डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड। ये क्या है, नॉन डिफॉल्टिंग कंपनीज, ये हम आगे बता देंगे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ पॉइंट्स है इस सेक्शन के लिए, वो ध्यान रखना है। डिपॉजिट का क्या मतलब होता है? डिपॉजिट का मतलब ये नहीं होता है कि पब्लिक से लिया हुआ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब होता है इंटर कंपनी डिपॉजिट्स, एक कंपनी दूसरे कंपनी को जो डिपॉजिट करती है उसके बाद उसको डिपॉजिट्स माना जाता है इस सेक्शन के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम एम्प्लॉइज, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है कंपनी के एम्प्लॉइज के थ्रू, उसको डिपॉजिट माना जाता है। और जो डीलर वगैरह जो होते हैं उनसे जो डिपॉजिट्स मान लिया जाता है उसको डिपॉजिट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कवर देखिए, ट्रिपल डी पॉइंट्स में डिपॉजिट भी कवर हो रहा है, ये देखिए कहाँ गया, ये रहा डिपॉजिट्स। तो हमने डिपॉजिट्स में सबको कवर किया है। डिपॉजिट्स में किसको कवर नहीं किया गया, खाली वो ध्यान रखिएगा, पब्लिक से लिया हुआ डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स नहीं होता है, ठीक है, वो लोन हो जाएगा एक टाइप का। लेकिन इंटर कंपनी डिपॉजिट्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट, डीलर डिपॉजिट्स, इनको डिपॉजिट्स माना जाता है। फेलियर टू पे डिविडेंड क्यों वर्ड लाए, देखिए यहाँ पे ध्यान से। ट्रिपल डी पॉइंट्स के अंदर हम आपने आपको बताया था कि अगर कंपनी डिविडेंड नहीं चुका पाई, फेलियर हो गया, तो इन केस में यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, आप कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते।
तो फेलियर टू पे डिविडेंड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि डिविडेंड आपने 30 दिन के अंदर, अगर आपने एजीएम जो होता है एनुअल जनरल मीटिंग, वहां से 30 डेज का टाइम मिलता है, 30 डेज के टाइम के अंदर अगर आपने डिविडेंड चुका दिया तब तो बहुत बढ़िया। इस अदरवाइज अगर कंपनी ने नहीं चुकाया, इसको बोलते हैं फेलियर टू पे डिविडेंड। बस इसी को फेलियर टू पे डिविडेंड बोलते हैं। कोई और लाइन अगर लिख देगा अगर एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में, तो तुम उसको फेलियर टू पे डिविडेंड मत समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर टू पे डिविडेंड का मतलब सिर्फ यही होता है, सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि डिविडेंड नहीं पे हुआ विद इन 30 डेज फ्रॉम द एजीएम ओनली, नथिंग एल्स। और दूसरा कुछ अगर लिख दे तो समझ जाना ये फेलियर टू पे डिविडेंड नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्या लिख देगा, एग्जाम में लिख देगा डिविडेंड अमाउंट जो है, आपको पता होगा कि डिविडेंड जो देना होता है वो दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, और अगर वो अनक्लेम्ड रह जाता है तो उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालना पड़ता है। तो अगर डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर नहीं किए हम किसी और डिविडेंड अकाउंट में, या फिर सेम अमाउंट हम ट्रांसफर नहीं किए इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में, या डिविडेंड जो है वो अनक्लेम्ड रह गया, तो क्या इसको हम फेलियर टू पे डिविडेंड बोलेंगे? नहीं, इसको हम फेलियर टू पे डिविडेंड नहीं बोलेंगे। और इस सेक्शन को लगने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेलियर टू पे डिविडेंड होना चाहिए। फेलियर टू पे डिविडेंड होगा तभी डिस्क्वालिफिकेशन आएगा। याद रखना, फेलियर टू पे डिविडेंड होगा तभी डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड होगा टू बिकम अ डायरेक्टर इन द कंपनी। तो फेलियर टू पे किसको बोलते हैं? कि अगर डिविडेंड नहीं पे होता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एजीएम, अगर वो 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हुआ डिविडेंड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेलियर टू पे डिविडेंड। लेकिन अगर आपने डिविडेंड का पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं रखवाया, पैसा आपने इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में नहीं डलवाया, तो इसका मतलब फेलियर टू बी डिविडेंड हो जाएगा? नहीं, इसका मतलब फेलियर टू डिविडेंड नहीं होता है, याद रखना। तो इस केस में हम डायरेक्टर क्वालिफाइड है टू बिकम अ डायरेक्टर, आई कैन बिकम अ डायरेक्टर। अगर ये सब चीजें आपको दिखा रही है एग्जाम में अंदर, तो क्या पूछेगा, आप डायरेक्टर बन सकते हो? हाँ बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। अच्छा, एक और है, अगर कंपनी फेल टू रिपे द लोन, कंपनी लोन नहीं चुका पाता है जो बैंक से लिया, इंटरेस्ट नहीं चुका पाया जो भी बैंक वगैरह से लिया, तो भी हम डिसक्वालीफाइड है? नहीं, तब तो हम क्वालिफाइड है। हम आराम से क्या बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्रिपल डी पॉइंट्स। देखो, यहाँ लोन का तो कोई बात ही नहीं है। हम बोल रहे हैं कंपनी ने अगर डिविडेंड नहीं चुकाया, यानी फेलियर टू पे द डिविडेंड। वट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर टू पे डिविडेंड? डिविडेंड नॉट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द एजीएम, डिवेंचर्स को रिडीम नहीं किया, उसके ऊपर का इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया, डिपॉजिट्स को पेमेंट नहीं किया। उस डिपॉजिट्स क्या होता है क्या नहीं होता हम समझा दिए, पब्लिक डिपॉजिट्स को मत लेना, डिपॉजिट्स ये हमने पहले ही बता दिया। तो ये सब अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो डिविडेंड, तब आप डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन अगर आपने बैंक से लोन लिया, नहीं चुका पाए, इंटरेस्ट नहीं चुका पाए, तो इस केस में क्या हम डिस्क्वालिफाइड है? नो, आई एम क्वालिफाइड, आई कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द पीरियड फॉर विच डायरेक्टर विल बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 टू बी। मान लीजिए आपने डिपॉजिट्स लिया 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। सरकार बोलती है भैया 1 साल का समय ले लो, 1 साल का तुम आराम से समय ले लो। लो, 1 ईयर का रिलैक्सेशन हमने तुमको प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। 1 साल बाद 1 अप्रैल 2018 से डेट आ गया 1 अप्रैल 2019, ठीक है। तो यहाँ तक आपने क्या किया, डिपॉजिट्स का पैसा नहीं लौटाया, तो फेलियर टू पे डिपॉजिट्स हो गया। तो इसका मतलब यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। तो यहाँ से कहा तो कितने साल तक डिस्क्वालिफाइड रहेंगे, ये भी एक प्रोविजन है कि अगर हम डिस्क्वालीफाई हो गए, डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे हम, तो कितने सालों तक? 5 साल, 5 ईयर्स तक हम डिस्क्वालिफाइड रहेंगे। ये 5 ईयर्स कहाँ से काउंट करना है? यहाँ से, 1 अप्रैल 2018 से। क्यों? क्यों यहाँ से क्यों नहीं? देखो, 1 अप्रैल 2018 से आपने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया, सरकार ने आपको 1 साल का समय दिया, और 1 अप्रैल 2019 आ चुका है, अभी तक डिपॉजिट्स का पेमेंट नहीं हुआ है। सरकार ने क्या बोला, भैया हम तुमको पावर यहीं से दे दिए थे, इसी पॉइंट से तुमको चुकाने के लिए हम पावर यहीं से दे दिए थे, बट तुम यहाँ पे नहीं आया था। तो इस केस में ये वाला 5 साल यहाँ से काउंट होगा, और 1 अप्रैल 2019 से 4 साल काउंट होगा। तो यानी कि 31 मार्च 2013 तक आप डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कवर मोर। एक्चुअल बैटरी बहुत डाउन है, सो आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द लेक्चर। सो 1 अप्रैल 2018 से बेसिकली एक बार इसको रिवाइज करवा देते हैं। 1 अप्रैल 2018 से 5 साल काउंट करना, और अगर 1 अप्रैल 2019 से लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपने डेट ऑफ डिफॉल्ट माना जाता है, इसको इफेक्टिव डेट ऑफ डिफॉल्ट लिखा हुआ भी है, तो यहाँ से आप ले लेना 4 ईयर्स। तो यहाँ यहाँ से या तो 4 ईयर्स ले लो, या फिर तुम यहाँ से क्या ले लो, 5 ईयर्स ले लो, ठीक है। तो टिल 31 मार्च 2023 यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। तो आज हमने कवर कर लिया सेक्शन नंबर 164, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो कैसा लगा बता देना, लेक्चर कमेंट्स में डाल देना। हमने 164 वन पूरा कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ हमने कंप्लीट किया 164 टू।
दोनों सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके बाय।